सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। संधि के अंतर्गत अब तक हम स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में पढ़ चुके हैं। स्वर संधि से संबंधित 3 वीडियोज़ लाइव प्रसारित किए गए हैं और व्यंजन संधि से संबंधित 2 वीडियोज़ डाले गए हैं। आज हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम विसर्ग संधि और विसर्ग संधि के कुछ सामान्य नियमों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे संधि कार्य कर सकते हैं और किस प्रकार से विच्छेद कार्य कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, विसर्ग संधि होती क्या है। इसकी परिभाषा आती है कि जब विसर्ग के साथ में किसी भी स्वर अथवा व्यंजन वर्ण का मेल होता है तो वहाँ विसर्ग संधि मानी जाती है। देखिए, प्लस से पहले विसर्ग का होना जरूरी है और प्लस के आगे जो है वो स्वर वर्ण भी हो सकता है तो व्यंजन वर्ण भी हो सकता है। तो विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने पर विसर्ग संधि मानी जाती है। जैसे कुछ उदाहरण आपके सामने है। नमः प्लस ते, इसमें विसर्ग के आगे तय व्यंजन लिखा हुआ है, बनाते हैं तो नमस्ते पद बनता है। पुनः प्लस च, यहाँ विसर्ग के साथ में च का मेल है, पुनश्च शब्द बनता है। धनु प्लस टंकार, इसमें विसर्ग के आगे ट है और धनुष टंकार शब्द बनेगा। ये शब्द कैसे बनेंगे ये आगे सीखेंगे अपन। मनः प्लस अभिलाषा, इसमें विसर्ग के साथ में ए स्वर वर्ण का मेल हो रहा है, मिलाने पर मनोभिलाषा शब्द बनता है। मनः प्लस हर, इसमें विसर्ग के साथ में है वर्ण का मेल है, मिलाने पर मनोहर रूप बनेगा। आयु प्लस वेद, इसमें विसर्ग के साथ में वह व्यंजन का मेल है, मिलाने पर आयुर्वेद बनता है। अतः प्लस एव, इसमें विसर्ग के साथ में ए स्वर वर्ण का मेल हो रहा है और मिलाने पर अत एव रूप बनता है। निहि प्लस रस, इसमें विसर्ग के साथ में रे व्यंजन वर्ण का मेल है और मिलाने पर निरस बनता है। तो आप देख सकते हैं इन सभी उदाहरणों में प्लस से पहले विसर्ग आ रहा है और विसर्ग के आगे का वर्ण कहीं स्वर है कहीं व्यंजन है, तो विसर्ग के साथ में स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने पर विसर्ग संधि हो जाती है। अब इस विसर्ग संधि के भेदों के बारे में पढ़ें कि इसके भेद कितने होते हैं। तो देखिए, विसर्ग के स्थान पर क्या परिवर्तन हो रहा है उसी के आधार पर हम इसके भेद करते हैं। आप पहले 3 उदाहरणों पर ध्यान देंगे। इनमें जब हम संधि करके नया शब्द बनाते हैं तो विसर्ग है वो से के रूप में परिवर्तित हो रहा है, कहीं दंते से है, कहीं तालव्य से है, कहीं मूर्धन्य से है। तो जब विसर्ग से में परिवर्तित हो जाता है उसको अपन सत्व विसर्ग संधि के नाम से पढ़ते हैं। अगले उदाहरण देखेंगे। मन है अभिलाषा में विसर्ग ओ के रूप में आ गया, मन है हर में विसर्ग ओ के रूप में आ गया। तो जहाँ विसर्ग हमें ओ की तरह दिखाई देता है वो उत्व विसर्ग संधि मानी जाती है। इसे हम उत्व के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगले उदाहरण देखें। आयु प्लस वेद, इसमें जो विसर्ग है वो रे में बदल गया, आयुर्वेद विसर्ग का रे हो गया। तो जहाँ विसर्ग रे हो जाता है उसे रुत्व विसर्ग संधि कहते हैं। अगली उदाहरण देखें। अतः प्लस एव, इसमें विसर्ग का केवल लोप हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अतएव विसर्ग का जहाँ लोप होता है उसे हम विसर्ग लोप संधि के नाम से पढ़ेंगे। और अगले में देखें। निहि प्लस रस, इसमें विसर्ग का लोप भी हुआ है, साथ में नी का ह्रस्व ई है वो दीर्घ ई में भी बदला है। तो जहाँ विसर्ग का लोप होता है और ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदलता है उसे विसर्ग लोप दीर्घ संधि के नाम से पढ़ेंगे। हालांकि इनमें से विसर्ग के प्रमुख रूप से 3 भेद ही मानते हैं, सत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि और रुत्व विसर्ग संधि। मुख्यतः 3 ही भेद होते हैं, लेकिन अपन इन दोनों को अलग से और पढ़ेंगे, विसर्ग लोप संधि और विसर्ग लोप दीर्घ संधि। तो इन्हीं के आधार पर आपके सामने है विसर्ग संधि के भेद कितने माने जाएं। तो देखिए, विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन के आधार पर विसर्ग संधि के प्रमुखतः तो 3 भेद व कुल 5 भेद माने जाते हैं। 3 तो कौन कौन से होंगे? पहला सत्व विसर्ग संधि, दूसरा उत्व विसर्ग संधि,
और तीसरा रुत्व विसर्ग संधि। तीन प्रमुख भेद हैं। सत्व का मतलब क्या है? विसर्ग के स्थान पर स हो जाना, कोई सा भी स हो, तालव्य, दंते, मूर्धन्य कोई भी हो, तो वहां सत्व विसर्ग संधि मानी जाती है। अगर विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है, होता उ है, दिखाई हमें ओ की तरह देता है, तो विसर्ग के स्थान पर ओ दिखाई दे, वो उत्व विसर्ग संधि होगी। और विसर्ग के स्थान पर यदि रे हो जाता है तो उसे हम रुत्व विसर्ग संधि कह देते हैं। स होना सत्व विसर्ग संधि, उ होना उत्व विसर्ग संधि और रे हो जाना रुत्व विसर्ग संधि मानी जाती है। ये तीन तो मुख्य भेद हैं। दो अन्य भेदों में एक तो आता है विसर्ग लोप संधि। इसमें क्या होता है? केवल विसर्ग का लोप होगा, अन्य कोई परिवर्तन नहीं होगा। केवल विसर्ग का लोप होता है, अन्य कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसे हम विसर्ग लोप संधि के नाम से पढ़ेंगे। फिर है पांचवा भेद विसर्ग लोप दीर्घ संधि। इसमें क्या होगा? विसर्ग का लोप भी होता है, साथ ही विसर्ग से पहले जो ह्रस्व स्वर होते हैं ए ई उ, इनको दीर्घ स्वर क्रमशः आ ई उ में भी बदल दिया जाता है। तो विसर्ग का लोप होता है और ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदलता है, उसे हम विसर्ग लोप दीर्घ संधि के नाम से पढ़ेंगे। तो चलिए पहला भेद लेते हैं, सत्व विसर्ग संधि। विसर्ग का स हो जाना ये कहाँ कहाँ पर होता है? सबसे पहले इसके अलग अलग नियम आएंगे, कुल 6 प्रकार के नियम हम पढ़ेंगे। पहले विसर्ग हो और विसर्ग के आगे च या छ वर्ण का मेल हो रहा हो तो क्या करना है? तो वहां हमें विसर्ग को तालव्य स में बदल देना है। विसर्ग के साथ में च छ का मेल होने पर विसर्ग तालव्य स में बदलता है। कैसे? देखिए, निहि प्लस चय, यहाँ विसर्ग के साथ में चय में च का मेल हो रहा है तो विसर्ग तालव्य स में बदलेगा और निश्चय रूप बनेगा। ऐसे हरिहि प्लस चंद्र, इससे शब्द बनेगा हरिश चंद्र। निहि प्लस चिंता, इससे शब्द बनेगा निश्चिंत। देखिए, निश्चिंत में अव्ययीभाव समास है और अव्ययीभाव समास में अगर दूसरा पद आकारांत चिंता ता के अंत में आ है, आकारांत हो, तो वहां उसको संधि करने पर या समास करने पर अम आदेश हो जाता है, यानी आ को ए में बदल दिया जाता है। तो निश्चिंता को निहि प्लस चिंता को संधि में लिखेंगे तो निश्चिंत ही लिखा जाएगा, निश्चिंता शब्द नहीं लिखेंगे। तो निहि प्लस चिंता ये विच्छेद है और निश्चिंत इसका संधि युक्त पद बनेगा। ऐसी पुनः प्लस च, यहाँ भी विसर्ग के साथ में च है तो तालव्य से होकर के पुनश्च बनेगा। ज्योति ही प्लस चक्र से संधि ज्योतिष चक्र बनेगा। कहा जाए उल्टा दे दे हमें कि अंतस चेतना का संधि विच्छेद करो तो से की जगह विसर्ग लिख दो, अंत है प्लस चेतना। निश्छल का संधि विच्छेद करो तो निहि प्लस छल। दुश्चरित्र का विच्छेद क्या होगा? तो दुहु प्लस चरित्र। ऐसे ही एक शब्द है मनः प्लस चिकित्सक की संधि करें तो यहाँ भी विसर्ग के आगे च वर्ण आ रहा है, इसके कारण से विसर्ग तालव्य स में बदलेगा और ये शब्द मनस चिकित्सक बनेगा। हालांकि हम मनोचिकित्सक शब्द बोलते हैं, लेकिन संधि के इस नियम को देखें तो मनोचिकित्सक शब्द है वो अशुद्ध शब्द माना जाएगा। संधि के अनुसार ये शुद्ध शब्द नहीं है, केवल प्रचलन में इसका प्रयोग होने लग गया है। संधि के अनुसार जो शुद्ध शब्द होना चाहिए वो शुद्ध शब्द मनस चिकित्सक बनता है। मनस चिकित्सक होना चाहिए, मनोचिकित्सक कोई शब्द नहीं होता है। ऐसे पहला नियम हो गया कि विसर्ग के आगे अगर छ होता है तो विसर्ग से में बदलेगा। दूसरा नियम अपने पास में आता है कि विसर्ग के आगे अगर हमें ट वर्ण लिखे हुए मिले तो विसर्ग मूर्धन्य से में बदल जाता है। विसर्ग की जगह पर मूर्धन्य से हो जाएगा। कैसे? देखिए, धनु प्लस टंकार, इसकी संधि करें तो रूप बनेगा धनुष टंकार। विसर्ग के आगे ट वर्ण है तो विसर्ग का मूर्धन्य से होकर के धनुष टंकार रूप बना। ऐसे चतुहु प्लस टीका, इसमें भी ट आ गया तो चतुष टीका ये रूप बनेगा। विसर्ग संधि सत्व विसर्ग संधि मानी जाएगी। तीसरा नियम, यदि विसर्ग के आगे थ वर्ण हो तो विसर्ग है वो दंते से में बदलता है। छ होने पर तालव्य से, ट होने पर मूर्धन्य से और थ होने पर दंते से हो जाता है। जैसे नमः प्लस ते से नमस्ते बनेगा।
विसर्ग के आगे तय है तो विसर्ग का दंत से होकर के नमस्ते बन गया। सिरह प्लस त्राण से सिरस त्राण बनेगा। अंतः प्लस थल से अंतस्थल बनेगा। विसर्ग के साथ में इनमें तय या थ आ रहा है तो विसर्ग दंत से में बदल करके ये शब्द बन रहे हैं। चौथा नियम इसका आता है वो क्या है कि यदि विसर्ग पहले है और आगे तीनों से में से तालव्य मूर्धन्य दंते कोई सा भी से हो तो क्या करें। तो ऐसी स्थिति में हम दो काम कर सकते हैं। एक तो विसर्ग का विसर्ग भी रख सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और दूसरा काम जो हो सकता है कि विसर्ग को से में भी बदला जा सकता है। आगे कौन सा है, तालव्य से है तो तालव्य से हो जाएगा, मूर्धन्य है तो मूर्धन्य से हो जाएगा, और दंते है तो दंते से का प्रयोग कर देंगे। जैसे कुछ उदाहरण है, निहि प्लस शुल्क। यहाँ विसर्ग के साथ में तालव्य से का मेल हो रहा है तो विसर्ग का विसर्ग रखें तब तो निःशुल्क लिख सकते हैं, अथवा विसर्ग का से कर दें तो निःशुल्क बोल सकते हैं। दोनों ही रूप ये सही माने जाते हैं, जैसा हम बोलेंगे लिखेंगे वही सही है। ऐसे ही चतुः प्लस षष्ठी, इसमें से कर दें तो चतुष षष्ठी बन जाएगा। मूर्धन्य से है तो विसर्ग का भी मूर्धन्य से हो गया, अथवा विसर्ग का विसर्ग रखें तो चतुः षष्ठी भी बनाया जा सकता है। ऐसे ही अंतः प्लस साक्षी, तो अंतः साक्षी भी हो सकता है तो अंतस साक्षी भी लिखा जा सकता है। यशः धन शरीर, तो यशस शरीर या यशः शरीर दोनों रूप मान्य हैं। अंतः प्लस इस्थ से विसर्ग का से करने पर तो अंतस्थ होगा, और विसर्ग का विसर्ग रखें तो अंतस्थ लिखा जाएगा। निहि प्लस सार, तो निस्सार भी हो सकता है या निस्सार भी लिखा जा सकता है। दुह धन शासन से दुशासन या दुस्शासन दोनों रूप काम में लिए जाएंगे। दुह धन साहस से दुस्साहस या दुस्साहस दोनों रूप मान्य है। निहि धन संतान से निहि संतान विसर्ग का विसर्ग भी हो सकता है, अथवा निस संतान भी बनाया जा सकता है। निहि धन सहाय से निहि सहाय भी बनेगा, अथवा निस सहाय भी बन सकता है। तो विसर्ग के आगे से हो तो विसर्ग का विसर्ग भी रख सकते हैं, अथवा विसर्ग को जो स है आगे उसके अनुसार से में भी बदला जा सकता है। तो पहला नियम हो गया, विसर्ग के आगे चे होने पर विसर्ग तालव्य से में बदलेगा। विसर्ग के आगे टे होने पर विसर्ग मूर्धन्य से में बदलेगा। विसर्ग के आगे तै होने पर विसर्ग दंते से में बदलेगा। और विसर्ग के आगे से होने पर विसर्ग या तो विसर्ग ही रहेगा या फिर अगले वाले से के अनुसार उसमें परिवर्तन हो जाएगा। तालव्य से होने पर तालव्य से, मूर्धन्य से होने पर मूर्धन्य से, और दंते से होने पर दंते से का प्रयोग होगा। अब इसका पांचवा नियम पढ़ते हैं सत्व विसर्ग संधि में। मान लीजिए विसर्ग है तो दोनों तरफ ध्यान दीजिए, विसर्ग से पहले ए स्वर होना चाहिए। विसर्ग से पहले ए स्वर हो और विसर्ग के आगे कै खे पे फे इनमें से कोई सा वर्ण मिल रहा हो तो वहां पर संधि करने पर विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। विसर्ग से पहले ए स्वर है, आगे कै खे पे फे है तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः धन काल, विसर्ग से पहले प्रातः में देखें तो विसर्ग से पहले ए है और काल में शुरू में क है तो प्रातः काल की संधि प्रातः काल ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी मनः धन कामना की संधि करो तो मनः कामना रूप ही सही होगा। इसको भी हम बोलचाल में व्यवहार में मनोकामना बोल जाते हैं, लेकिन संधि के अनुसार मनोकामना शब्द नहीं बनता, इसका शुद्ध संधि युक्त पद मनः कामना ही रहेगा। ऐसे ही अधः धन पतन से आगे पे है तो अधः पतन रूप ही रहेगा, अधोपतन बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। मनः धन प्रसाद की संधि मनः प्रसाद ही होगी, मनोप्रसाद बोलोगे तो गलत है। अंतः धन करण से अंतः करण ही रहेगा, अंतः धन पुर से अंतः पुर ही बोला जाएगा। और पयः धन पान की संधि पयः पान ही रहेगी। आगे विसर्ग से पहले सभी में देख सकते हैं आप, ए स्वर है, आगे कै खे पे फे लिखे हुए हैं। खे के उदाहरण हालांकि मिलते नहीं हैं, कै और पे के उदाहरण प्राप्त हो रहे हैं, तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद भी प्राप्त होते हैं।
जैसे हमने बताया कि प्रातः धन काल की संधि प्रातः काल ही रहती है, मनः कामना की संधि मनः कामना ही रहती है। लेकिन कभी कह दिया जाए कि नमः प्लस कार से क्या बनेगा, इसमें भी विसर्ग से पहले ए है, आगे क है, तो क्या नमः कार ही रखें, नमः कार ही शुद्ध होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें नमस्कार शब्द शुद्ध माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसका नियम है कि नमः और पुरः दो शब्द ले सकते हैं। नमस् पुरस ये अव्यय शब्द होते हैं। नमः पुरः शब्द के साथ में क्री धातु से बने शब्दों जैसे कृत, कृति, कर्ता, कार, करण, करोति, ये सभी क्री धातु से बने हुए हैं। तो नमः पुरः के साथ क्री धातु से बने पद का मेल होने पर इनके विसर्ग को दंते से में बदला जाएगा। दंते से में वो बदलते हैं, विसर्ग में सत्व विसर्ग संधि ही मानी जाती है। तो इनमें विसर्ग का विसर्ग नहीं रखना है, ऐसी स्थिति में विसर्ग को दंते से में बदल देना है। जैसे नमः प्लस कार से नमस्कार बनेगा, पुरः प्लस कार से पुरस्कार बनेगा, नमः प्लस कृत से नमस्कृत बनेगा, पुरः प्लस कृत से पुरस्कृत बनेगा, नमः धन कर्ता नमस्कर्ता, पुरः धन कर्ता पुरस्कर्ता, नमः धन करोति से नमस्करोति और पुरः धन करोति से पुरस्करोति, ये रूप बनेंगे। तो नमः पुरः के आगे क्री धातु का पद होने पर विसर्ग को दंते से में बदल दिया जाता है। दूसरा नियम है कि नमः पुरः में दंते से हो गया तो बताएं तिरह धन कार की संधि क्या होगी, इसमें क्या करेंगे? तो इसका नियम है तिरह शब्द के साथ, तिरस अव्यय शब्द के साथ क्री धातु के पद का मेल होता है तो वहां हम विकल्प काम करते हैं, विसर्ग को विकल्प से दंते से में बदलते हैं। दंते से में बदलेंगे तो भी ठीक है, अथवा विसर्ग का विसर्ग ही रखें मूल नियम के अनुसार तो भी सही माना जाता है। दोनों ही रूप इसमें शुद्ध होंगे। तो तिरह धन कार की संधि करो तो इसमें से कर दें तब तो तिरस्कार बनेगा, और विसर्ग का विसर्ग ही रहने दें तो तिरह कार बनेगा। ये दोनों ही रूप इसमें सही माने जाते हैं। ऐसे तिरह धन कृत से तिरस्कृत भी बन सकता है तो तिरह कृत भी बन सकता है, दोनों सही हैं। तिरह धन करोति से तिरस्करोति भी बन सकता है अथवा तिरह करोति भी बन सकता है, दोनों ही रूप यहाँ शुद्ध माने जाते हैं। फिर इसी का छठा नियम है, वो क्या है कि विसर्ग से पहले अगर ए नहीं, ए के बजाय ह्रस्व ई या उ स्वर लिखा हुआ मिले, विसर्ग के पहले ए नहीं हो, ह्रस्व ई या उ स्वर हो और विसर्ग के आगे कै ख पै फै वर्ण लिखा हुआ हो तो वहां क्या कर सकते हैं? तो ऐसी स्थिति में विसर्ग है वो मूर्धन्य से में बदलता है, मूर्धन्य से में बदल करके सत्व विसर्ग संधि मानी जाती है। जैसे उदाहरण आ रहे हैं, आविह धन कृत, यहाँ विसर्ग से पहले ह्रस्व ई आ गया, आविह में ई है, आगे क आ गया तो आविष्कृत मूर्धन्य से होकर के आविष्कृत रूप बनेगा, सत्व विसर्ग संधि मानी जाएगी। ऐसी आविह धन कार की संधि क्या होगी? तो आविष्कार बनेगा। बही धन कृत से बहिष्कृत बनता है, बही धन कार से बहिष्कार बनेगा। विसर्ग से पहले ई है, आगे कै वर्ण है तो इनमें मूर्धन्य से हो गया है। ऐसे ही निहिधन प्रभाव से निष्प्रभाव बनेगा, निहिधन फल से निष्फल बनेगा, निहिधन प्रयोजन निष्प्रयोजन बनेगा। ये ह्रस्व ई के उदाहरण हैं जिनके आगे कै ख पै फै हो तो विसर्ग मूर्धन्य से में बदला है। ऊ के उदाहरण देख सकते हैं, चतुः धन पथ से चतुष्पथ बनता है, विसर्ग का मूर्धन्य से हुआ है, आगे पै वर्ण होने के कारण। चतुः धन पद से चतुष्पद बनेगा, चतुष्पद एक में चतुष्पथ है, एक में चतुष्पद है। चतुष्पथ बोलते हैं तो शब्द जो बनता है वो उसका अर्थ होता है चौराहा। चतुष्पथ यानी चौराहा और चतुष्पद यानी चौपाया। यहाँ पर ये चतुष्पथ बनेगा, चतुष्पद चौपाया जानवर को कहते हैं। चतुः प्लस पाणी से चतुष्पाणी बनेगा, धनुः धन पाणी धनुष पानी बन जाएगा। दुह धन प्रचार से दुष्प्रचार होगा, दुह धन प्रभाव से दुष्प्रभाव होगा और दुह धन फल से दुष्फल बनेगा। तो इन सभी उदाहरणों में आप देख सकते हैं विसर्ग से पहले जो है वो क्या लिखा हुआ है, ई या उ है, आगे कै ख पै फै हो तो विसर्ग मूर्धन्य से में बदलता है। ये तो अपने सत्व विसर्ग संधि से संबंधित नियम हुए। अब दूसरा भेद हम लेते हैं, वो है
उत्तो विसर्ग संधि। उत्तो विसर्ग संधि में क्या होता है, किस प्रकार से संधि कार्य होता है? इसका नियम तो ये है कि विसर्ग से पहले तो ए स्वर होना चाहिए और विसर्ग के आगे भी ए स्वर ही होना चाहिए। विसर्ग से पहले भी ह्रस्व ए और विसर्ग के आगे भी ह्रस्व ए। अगर ये दोनों शर्त पूरी हो जाती है और वहाँ संधि करने के लिए कहा जाता है तो सबसे पहले हम विसर्ग को ऊ में बदल देते हैं। विसर्ग है वो किस में बदलेगा? ऊ में बदलेगा। अब विसर्ग का ऊ हो गया और पहले इधर ए आ रहा है, विसर्ग से पहले ए है, विसर्ग का ऊ हो गया है, तो ए और ऊ दोनों आपस में मिलेंगे और दोनों में गुण संधि होकर के ओ बन जाता है। तो ऐसा आपको करना है कि विसर्ग से पहले भी ए हो, आगे भी ए हो, तो विसर्ग की जगह पर हमें ओ लिख देना है। समझने के लिए सीधी बात यह है कि विसर्ग का ओ कर दो, विसर्ग का तो ओ कर देंगे और आगे वाला जो ए है उस ए का क्या करें, तो हिंदी में अगर प्रश्न आता है तो आगे वाले ए का लोप करना है। हिंदी के पेपर में अगर ये प्रश्न आ रहा है तो उसमें आगे वाले ए का लोप करना है। और संस्कृत के प्रश्नों में अगर ये शब्द आता है तो आगे वाले ए को अवग्रह चिन्ह में बदलना है, लोप नहीं करना, अवग्रह चिन्ह। अवग्रह चिन्ह कौन सा होता है? ये जो अपन अंग्रेजी के एस की तरह का खंडाकार ए लिखते हैं, ये अवग्रह चिन्ह है, ये संस्कृत में मान्य होगा और हिंदी में हम ए का लोप करेंगे। कैसे? देखिए, मान लीजिए एक शब्द आ गया मनह धन अभिलाषा की संधि क्या होगी? तो यहाँ विसर्ग से पहले मनह में ए है और विसर्ग के आगे देखें तो अभिलाषा में ए है, दोनों तरफ ए आ गया। तो पहले तो अपन विसर्ग का ऊ करेंगे, फिर ए प्लस ऊ बराबर ओ करेगा, तो ये शब्द हो जाएगा मनोभिलाषा। हिंदी में है तो ए का लोप कर दिया, मनोभिलाषा बना। और संस्कृत में अगर ये शब्द आता है तो ए की जगह पर अवग्रह करते हुए शब्द बनाएंगे मनोभिलाषा, इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, ये मान्य होगा। ऐसे ही शब्द है मनह अभिराम की संधि करो तो मनोभिराम या मनोभिराम ये रूप बनेंगे। यशः धन अभिलाषा से यशोभिलाषा हिंदी में और यशोभिलाषा संस्कृत में रूप होगा। परह धन अक्षी से संधि करो तो विसर्ग से पहले ए, आगे भी ए, तो विसर्ग का तो हो गया ओ। फिर अक्षी और रात्रि ऐसे शब्द होते हैं जो संधि विच्छेद में तो ई की मात्रा रखते हैं, अक्षी रात्रि ऐसे ई की मात्रा होती है, लेकिन संधि या समास कर देने पर इस ई को अच प्रत्यय अट होकर के मुख्य रूप से ए में बदल दिया जाता है। तो अक्षी न लिखकर के अक्ष लिखेंगे और ए का लोप हो गया तो परोक्ष शब्द बनेगा और संस्कृत में परोक्ष अवग्रह चिन्ह के साथ में लिखा जाएगा। ऐसे अन्य है प्लस अन्य है, अन्य है प्लस अन्य की संधि करो तो इसमें भी रूप बनेगा अन्योन्य, या संस्कृत में देखें तो अन्योन्य रूप हो गया। कोशः धन अयम की संधि करो तो हिंदी के अनुसार तो कोसो यम ऐसा हो जाएगा और संस्कृत के अनुसार बनाएंगे तो कोसो यम अवग्रह चिन्ह के साथ में लिखा जाएगा। ऐसे ही सह धन अपि से सोपी बनेगा या संस्कृत में सो अपि भी लिखा जा सकता है। लोकः धन अयम की संधि करो, हिंदी में लोकोयम बोलेंगे तो संस्कृत में लोको अयम इस रूप में ये लिखा जाएगा। इसको हम उत्त विसर्ग संधि का पहला नियम मान रहे हैं। विसर्ग के दोनों तरफ ए होने पर विसर्ग ओ में बदल जाता है, वैसे ऊ में बदलता है इसलिए नाम रखा गया उत्त विसर्ग संधि, लेकिन व्यवहारिक रूप में वो हमें ओ की तरह दिखाई देता है। तो आपको विसर्ग का ओ कर देना है और आगे का ए हिंदी में लुप्त हो जाता है और संस्कृत में अवग्रह चिन्ह में बदल दिया जाता है। इसी उत्त विसर्ग संधि का दूसरा नियम है, वो क्या है कि विसर्ग से पहले ए स्वर हो और विसर्ग के आगे कोई भी सघोष व्यंजन वर्ण लिखा हुआ मिले। सघोष व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं? किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवां वर्ण, यर, लेवे और है, ये सभी सघोष व्यंजन वर्ण है। स्वरों को नहीं लेना है इसमें, केवल व्यंजन वर्णों को लेना है कि विसर्ग से पहले ए स्वर हो और विसर्ग के आगे कोई भी सघोष व्यंजन वर्ण हो, तीसरा, चौथा, पांचवां वर्ण, यर, लेवे या है हो, तो वहां विसर्ग है वो ऊ में बदलता है। वहां पर भी विसर्ग किसमें बदलेगा? ऊ में बदलेगा। फिर पहले वाले ए के साथ में ये ऊ मिलकर के गुण संधि के नियमानुसार ओ हो जाएगा। तो इसमें भी आप ये ध्यान रखें, ऐसी स्थिति में भी हमें विसर्ग को ओ में बदलना है। जैसे मनः धन जय की संधि करें तो मनः में ए है, विसर्ग से पहले आगे जय तीसरा अक्षर हो गया तो ओ होकर के मनोज शब्द बनेगा। मनः धन जय की संधि क्या होगी? मनोज ये हो जाती है। सरह धन जय से सरोज बनेगा। उरह धन जय से उरोज बनेगा। पयह धन जय पयोज, पयह धन दय
पयोद, यशः धन दा यशोदा, अधः धन गति अधोगति, अधः धन गामी अधोगामी, मनः धन रम से मनोरम बनेगा, मनः धन विनोद से मनोविनोद बनेगा। इनमें सभी में आप देख सकते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर ये लवे। फिर तिरह धन भाव की संधि करें तो तिरो भाव बनेगा ओ होकर के। यशः धन धरा से यशोधरा, तपह धन भूमि तपोभूमि, मनः मय मनोमय, तपह मय तपोमय, मनः योग मनोयोग, मनः रंजन मनोरंजन, अधः धन लिखित अधोलिखित, सरह धन वर सरोवर, मनः धन हर मनोहर, तपह धन वन तपोवन। ऐसी रामः धन गच्छति संस्कृत में आ जाए तो विसर्ग से पहले यहाँ ए है, आगे ग तीसरा अक्षर है तो विसर्ग को ओ लिखते हुए रामो गच्छति ये संधि रूप बनेगा। श्यामः धन चलती, इसमें भी विसर्ग से पहले ए है, आगे च पहला अक्षर आ गया। इसमें ये शब्द यहाँ पर अपन चलती शब्द लेंगे तो चलती से श्यामस चलती रूप ही बनता है, तो ये यहाँ पर मान्य नहीं होगा, इसमें सत्व विसर्ग संधि में इसको ग्रहण कर लिया जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उत्व विसर्ग संधि का नियम क्या लागू होता है, किस प्रकार से संधि कार्य करते हैं। विसर्ग से पहले अपने पास में क्या क्या अक्षर हैं, जय ए है सभी उदाहरणों में, आगे तीसरे अक्षर तक आते हैं तो ओ हो गया, चौथा अक्षर आए तो भी ओ होगा, पांचवें में मैं आ गया तो भी ओ है, ये रे ले वे हो तो भी ओ हो गया, है तो भी ओ हो जाता है। इस तरीके से ये संधि के नियम इसमें लागू होते हैं। शेष नियमों को हम फिर पढ़ेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।